नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह के हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाया, लेकिन 2022-23 में फिर से पटरी पर लौट सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था। प्रवासन पर नया कानून लाएगी सरकार। बिल का मसौदा जारी। अब विदेशों के लिए भी भारतीयों की भर्ती होगी आसान। रामप्पा मंदिर के बाद अब धौलावीरा भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल। वैश्विक सूची में इंडियन हेरिटेज साइट्स की संख्या बढ़कर हुई 40। गुजरात की तरफ से चौथी साइट है धौलावीरा। इस बार 29 जुलाई को मनाया गया अर्थ ओवरशूट डे। प्रकृति की सेवाओं के इस्तेमाल को बताता है यह खास दिन। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क हर साल करता है इसका आयोजन। और किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही। अमरनाथ में भी कहर बनकर टूटे बादल। पहाड़ी इलाकों में कुछ मिनटों में ही भारी बारिश से बढ़ा चिनाब का जलस्तर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास दर अनुमान में कमी की है। आईएमएफ के मुताबिक यह विकास दर 9.5% रहेगी, जबकि इसी साल अप्रैल में इस संस्था ने 12.5% विकास दर रहने का अनुमान जताया था। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के ताजा संस्करण में ऐसा कहा है। दूसरी तरफ 2022-23 की विकास दर में इजाफे की बात कही गई है। 2022-23 में विकास दर 8.5% रहने की उम्मीद जताई गई है, जबकि अप्रैल में अनुमानित दर 6.9% थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने पूर्वानुमान में परिवर्तन की वजह भी बताई है। टीकों तक पहुंच और नए कोरोना वेरिएंट के जोखिम जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए इसमें तब्दीली लाई गई है। आईएमएफ के मुताबिक कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण भारत के विकास के अनुमान में कटौती की गई है, क्योंकि इसके चलते रिकवरी की गति प्रभावित हुई। साथ ही उपभोक्ता के भरोसे और ग्रामीण मांग को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा अमेरिका की रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत की अनुमानित विकास दर में कमी आने की बात कही थी। पहले के अनुमान 13.9% में कमी करके 9.6% विकास दर रहने का अनुमान जताया गया था। पिछले कुछ सालों में आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम काफी सुना होगा। इनमें बिटकॉइन का नाम सबसे प्रचलित है। यह एक तरह की डिजिटल करेंसी ही होती है। उधर भारत की अपनी कोई डिजिटल करेंसी अभी भी नहीं है, लेकिन अब जल्द ही भारत में भी आपको अपनी डिजिटल करेंसी देखने को मिल सकती है। आरबीआई ने इसके लिए अपना एक पूरा खाका तैयार किया है। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए पहले एक समिति बनाई थी, जिसमें अलग अलग मंत्रालयों के लोग शामिल थे। इस समिति ने ही सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जारी करने का सुझाव सामने रखा था। फिलहाल इसे लाने के लिए आरबीआई एक्ट सहित कुछ दूसरे कानूनी मसलों पर बात हो रही है, क्योंकि नोट जारी करने का पावर आरबीआई के हाथों में ही है। वहीं आरबीआई इसके फायदों और घाटों पर भी मंथन कर रहा है। आरबीआई के मुताबिक इस करेंसी को खुदरा और थोक बाजार दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर भी इस बात पर सहमति अभी नहीं बनी है कि भुगतान के लिए इसे दोनों तरह के बाजारों में लागू किया जाए या किसी एक के लिए। हालांकि डिजिटल करेंसी के आ जाने से एक बात साफ है कि इससे नोटों को छापने की लागत कम होगी। वहीं पेपर करेंसी के ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरिंग में जो खर्च आता है वह भी कम होगा। आपको बता दें कि डिजिटल करेंसी भी भुगतान का एक जरिया है, लेकिन इसे फिजिकल फॉर्म के बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पूरा किया जाता है। इसके लिए हम कंप्यूटर या मोबाइल जैसी किसी डिवाइस की मदद ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े सभी तरह के एस्पेक्ट्स हमने अपने ऑडियो आर्टिकल में कवर किए हैं। आप चाहें तो उस ऑडियो आर्टिकल का लिंक आई बटन में हासिल कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सरकार ने लोकसभा में एसपीआर यानी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स प्रोग्राम पर जानकारी साझा की है। इसके मुताबिक सरकार जल्द ही एसपीआर प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। नेक्स्ट फेज में 2 और ऐसे केंद्र बनाए जाने की बात है। एक तो ओडिशा के चंडीखोल में और दूसरा कर्नाटक के पाडुर में। चंडीखोल केंद्र की क्षमता 4 MMT यानी 4 मिलियन मीट्रिक टन और पाडुर केंद्र की क्षमता 2.5 MMT होगी। दोनों ही फैसिलिटीज को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि इन केंद्रों का इस्तेमाल वाणिज्यिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से हो सकेगा। आपको बता दें कि पहले चरण में भारत सरकार 5.33 MMT क्षमता के 3 केंद्र बना चुकी है। ये केंद्र हैं विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पाडुर।
तीनों ही लोकेशंस को क्रूड ऑयल से भरा जा चुका है। इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी ISPRL यानी इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड को दी गई थी। यह इकाई भारत सरकार के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तौर पर काम करती है। यह SPV या स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है? यह SPV असल में किसी मूल कंपनी की एक सब्सिडियरी यूनिट होती है। इसे कंपनी के फाइनेंशियल रिस्क को देखते हुए बनाया जाता है। साथ ही किसी खास प्रोजेक्ट को तैयार करने और उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी भी इसे दी जाती है। जैसे ISPRL पेट्रोलियम मंत्रालय के ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की सब्सिडियरी यूनिट है। खबर में हमने बार बार स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स का जिक्र किया है, इसके बारे में भी कुछ बातें जानते हैं। SPR साधारण पेट्रोलियम रिजर्व से कुछ अलग होते हैं, जब किन्हीं वजहों से ऐसे प्राकृतिक आपदा, युद्ध आदि के चलते क्रूड ऑयल की आपूर्ति न हो सके तो इन भंडारों का इस्तेमाल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसके कुछ नियम बनाए हैं, जिनके तहत सदस्य देशों को उनके कुल तेल आयात का एक निश्चित हिस्सा SPR के तौर पर मेंटेन करना होता है। चूंकि भारत IEA का एसोसिएट मेंबर है और एजेंसी के नियमों से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत में भी SPR बनाए गए हैं। रूस को छोड़कर ब्रिक्स के बाकी 4 सदस्य अभी इसके एसोसिएट मेंबर ही हैं। इधर सरकार ने तय किया है कि अब स्पेशलिटी स्टील को भी PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स स्कीम में लाया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार अलग अलग सेक्टर्स को इस योजना का हिस्सा बना रही है। स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI स्कीम 5 सालों यानी 2023-24 से 2027-28 तक के लिए लागू रहेगी। स्पेशलिटी स्टील के लिए कैबिनेट ने कुल 6,322 करोड़ का बजट मंजूर किया है। PLI स्कीम के दायरे में आने के बाद ऐसी उम्मीद है कि इस क्षेत्र में और 40,000 करोड़ का निवेश आ सकता है। वहीं ऐसा भी अनुमान है कि 2026-27 के आखिर तक स्पेशलिटी स्टील का उत्पादन लगभग 42 मिलियन टन हो जाएगा। लेकिन एक सवाल यह है कि PLI स्कीम के लिए स्पेशलिटी स्टील को ही क्यों चुना गया, नॉर्मल स्टील को क्यों नहीं, और दोनों तरह के स्टील में अंतर क्या है? दरअसल स्पेशलिटी स्टील एक तरह का वैल्यू एडेड स्टील है। नॉर्मल फिनिश्ड स्टील पर कोटिंग, प्लेटिंग, हीट ट्रीटमेंट के जरिए ही इसे वैल्यू एडेड स्टील में बदला जाता है। स्पेशलिटी स्टील का इस्तेमाल रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा आदि क्षेत्रों में होता है। PLI स्कीम में इसे चुने जाने की कुछ वजहें हैं। दरअसल हम इस क्षेत्र में 2 तरह से पीछे हैं। एक तो स्पेशलिटी स्टील का योगदान काफी कम है और दूसरा हमें इसका आयात बहुत ज्यादा करना पड़ता है। दोनों पहलुओं पर कुछ नजर डालें तो 2020-21 में हुए कुल 102 मिलियन टन स्टील उत्पादन में स्पेशलिटी स्टील की भागीदारी महज 18 मिलियन टन रही। वहीं इसी दौरान कुल स्टील आयात का लगभग 60% स्पेशलिटी स्टील का आयात करना पड़ा। PLI स्कीम में आने के बाद दोनों ही क्षेत्रों में सुधार होगा। फिलहाल इसके लिए स्पेशलिटी स्टील की 5 कैटेगरीज को चुना गया है। इनमें शामिल हैं कोटेड या प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ या वेयर रेसिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स एंड स्टील वायर्स और इलेक्ट्रिकल स्टील। आपको बता दें कि PLI स्कीम का मकसद उत्पादन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। स्कीम के तहत कंपनियों को अपना घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव मिलता है। ध्यान रहे कि यह इंसेंटिव कंपनियों को भारत में बनाए गए उत्पादों की इंक्रीमेंटल सेल पर दिया जाता है। जैसे कोई कंपनी अगर 10 करोड़ का व्यापार करती है लेकिन अगली बार यह मूल्य 13 करोड़ तक पहुंच जाता है तो इंसेंटिव 3 करोड़ पर ही दिया जाएगा। अमेरिका का मानना है कि भारत में बिजनेस करना अभी भी चुनौती भरा है। भारत को चाहिए कि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए कुछ इस तरह का वातावरण मुहैया कराए जिसमें रुकावटें कम हो। भारत को इन्वेस्टमेंट में आने वाली बाधाओं और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को कम करने की जरूरत है। ये सभी बातें अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट में कही गई हैं। रिपोर्ट का नाम है 2021 इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट स्टेटमेंट्स इंडिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कई नए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपनाए हैं। टैरिफ में बढ़ोतरी और प्रोक्योरमेंट से जुड़े नियमों में बदलाव को इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ चैलेंजिंग हो गया है। जब कोई देश दूसरे देशों को देखते हुए अपने व्यापारियों के संरक्षण के लिए उपाय करता है तो उसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स कहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत के जो सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स हैं वे विज्ञान पर आधारित नहीं हैं। इसके अलावा ये भारत के विशेष मानक अंतर्राष्ट्रीय मानकों से मेल नहीं खाते। हालांकि रिपोर्ट में भारत के उन सकारात्मक फैसलों का भी जिक्र है जिनमें सुधार हुए हैं। जैसे भारत के बीमा सेक्टर को अब पहले की तुलना में कुछ ढीला कर दिया गया है। वहीं इस क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है।
भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के दायरे को बढ़ा रही है। अलग अलग सेक्टर्स मसलन फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल्स आदि के लिए PLI स्कीम शुरू कर दी गई है। संसद के चालू मानसून सत्र में PMKKY यानी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना पर जानकारी साझा की गई। जानकारी के मुताबिक वर्तमान में 22 राज्यों ने PMKKY को अपना लिया है और इस पर काम चल रहा है। इन राज्यों के 600 जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन का गठन भी हो चुका है। जिला खनिज फाउंडेशन सांविधिक निकाय होते हैं, यानी एक लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत इनका गठन होता है। यह एक्ट है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957। इन फाउंडेशंस का गठन राज्य सरकारें एक नॉन प्रॉफिट बॉडी के तौर पर करती हैं। जिला खनिज फाउंडेशन का मकसद ऐसे लोगों की भलाई में काम करना है जो माइनिंग की वजह से काफी प्रभावित हुए हैं। लेकिन PMKKY का जिला खनिज फाउंडेशन से क्या संबंध है? तो बता दें कि 2015 में शुरू हुई इस योजना को भी उन लोगों के कल्याण के लिए ही लाया गया था जो माइनिंग एरियाज से काफी प्रभावित हुए हैं। इन लोगों के कल्याण में इस योजना के तहत जो भी खर्च होगा उसकी पूर्ति उस फंड से ही होती है जो जिला खनिज फाउंडेशन हर साल इकट्ठा करता है। इस योजना के तहत प्रशासन की यह भी कोशिश होती है कि माइनिंग के दौरान और उसके बाद लोगों पर जो बुरा असर पड़ा है उसे कम किया जाए, चाहे वे पर्यावरणीय प्रभाव हों या स्वास्थ्य या फिर सोशियो इकोनॉमिक। योजना के तहत इन लोगों की सतत आजीविका पर भी खासा ध्यान दिया जाता है। बीते दिनों विदेश मंत्रालय ने इमिग्रेशन बिल 2021 के मसौदे को सार्वजनिक किया था। मंत्रालय ने इस मसौदे के लिए सार्वजनिक सुझाव भी आमंत्रित किए थे। यह विधेयक इमिग्रेशन एक्ट 1983 की जगह लेगा। इस विधेयक में विदेशों में रोजगार की चाह रखने वाले नागरिकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार का प्रावधान है। विधेयक में एक त्रिस्तरीय संस्थागत ढांचे का प्रस्ताव है। यह विधेयक विदेश मंत्रालय में एक नया प्रवासी नीति प्रभाग शुरू करने की बात करता है, जिसे केंद्रीय प्रवास प्रबंधन प्राधिकरण का नाम दिया जाएगा। यह एक प्रवासी नीति और योजना ब्यूरो के निर्माण का प्रस्ताव करता है। प्रवासी प्रशासन ब्यूरो रोजमर्रा के परिचालन मामलों को संभालेगा और प्रवासियों के कल्याण की देखरेख करेगा। यह प्रवासियों के कल्याण और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य प्रवासी अधिकारी के अधीन नोडल एजेंसी का प्रस्ताव करता है। विधेयक की खास बात है कि इसमें व्यापक इमिग्रेशन मैनेजमेंट की परिकल्पना की गई है। भारतीय नागरिकों के विदेशी रोजगार को नियंत्रित करने वाले नियामक तंत्र स्थापित किए गए हैं। साथ ही प्रवासियों के कल्याण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक ढांचा स्थापित किया गया है। विधेयक में श्रमिकों द्वारा विधेयक के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर उनके पासपोर्ट रद्द या फिर निलंबित करने और 10 से 50 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके कानून बन जाने पर उन श्रमिकों पर नकेल कसने में आसानी होगी जो अपंजीकृत दलालों के जरिए या पर्यटक वीजा जैसी अनियमित व्यवस्था के जरिए प्रवास करते हैं। इस बाबत नए कानून की जरूरत इसलिए पड़ी कि 1983 का कानून वर्तमान में उत्प्रवास के व्यापक भू आर्थिक, भू राजनीतिक और भू रणनीतिक प्रभाव को पहचानने में नाकाम रहा। इस टॉपिक पर अगले सोमवार को हमारे चैनल पर ऑडियो आर्टिकल भी आएगा, आप चाहें तो उसे जरूर सुनिएगा। 2015 में केरल विधानसभा में तोड़फोड़ के मामले में केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के 6 विधायकों पर केस न चलाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की तुलना अभिव्यक्ति की आजादी से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने साफ किया कि विधायकों को मिलने वाला विशेषाधिकार उन्हें कानून से छूट दिलाने का रास्ता नहीं है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने कहा कि सांसदों और विधायकों को भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था रखनी होगी। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि विधायकों को अपना कर्तव्य निभाने के लिए उन्हें जनता के भरोसे के मुताबिक काम करना चाहिए। अगर ऐसे विधायकों की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तो इस तरह का व्यवहार कभी भी बंद नहीं होगा। दरअसल मार्च 2015 में जब केरल विधानसभा में तत्कालीन सरकार अपना बजट पेश कर रही थी, तब लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी LDF विपक्ष में थी। तब इस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में हंगामा किया। बात इतनी बढ़ गई कि इन्होंने फर्नीचर माइक्रोफोन तक को तोड़ दिया। तब इन आरोपी विधायकों के खिलाफ IPC और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 की धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था। इस केस को खत्म करने के लिए LDF हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी।
कोर्ट ने लोकायुक्त और रिटायर्ड जज रिपुसूदन दयाल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य मामला 2014 का हवाला देते हुए कहा कि सदस्यों को केवल ऐसे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो उनके विधायी कार्यों को करने के लिए जरूरी हैं। बजट की प्रस्तुति के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सदस्यों द्वारा सदन के भीतर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना उनके विधायी कार्यों में नहीं आता। सदस्यों की हरकतों ने संवैधानिक साधनों की रेखा को लांघा है और इसलिए उन्हें संविधान में मिले विशेषाधिकारों के तहत सुरक्षा नहीं दी जा सकती। चालू संसद सत्र में कई नए बिल पेश किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संसद के दोनों सदनों ने मरीन एड्स टू नेविगेशन बिल भी पास कर दिया है। बड़ी बात यह है कि ब्रिटिश जमाने के लाइट हाउस एक्ट 1927 को अब हटा दिया जाएगा। 9 दशकों से भी ज्यादा पुराने इस कानून को हटाने की यह कवायद बताती है कि सरकार मरीन नेविगेशन को सहज बनाना चाहती है। यह बिल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में भी सरकार का अहम फैसला है। जब यह बिल कानून बन जाएगा तब इसके कुछ फायदे हमारे सामने होंगे। नए बिल में लीगल फ्रेमवर्क में सुधार किए गए हैं और इसे वर्तमान जरूरतों के हिसाब से तैयार किया गया है। 1927 का कानून नई जरूरतों और बढ़ती तकनीकी के हिसाब से पुराना हो चुका है, लिहाजा यह बिल नेविगेशन और वेसल ट्रैफिक सर्विसेज के लिए एड्स यानी सहायताओं के लिहाज से कारगर साबित होगा। बिल पर्यावरण का ख्याल रखते हुए शिपिंग की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाने पर फोकस करता है, इसलिए बिल में वेसल्स ट्रैफिक सर्विसेज के प्रबंधन पर जोर दिया गया है। नेविगेशन और वेसल्स ट्रैफिक में मदद देने वाले ऑपरेटर्स को प्रशिक्षण देने की बात बिल में है। इससे ऑपरेटर्स पहले से अधिक स्किल्ड होंगे और नेविगेशन में सहूलियत होगी। कई बार जहाज हादसों के शिकार हो जाते हैं और पानी में ही डूब जाते हैं। ऐसे में यह जान पाना मुश्किल होता है कि किस जगह पर मलबा फंसा हुआ है। इस जानकारी का न होना नेविगेशन में मुश्किलें पैदा कर सकता है, क्योंकि डूबे हुए जहाज के किसी हिस्से से अगर समुद्र में चल रहे जहाज की तली टकरा जाए तो हादसा हो सकता है। इन सब बातों से निपटने के लिए बिल में जलीय भाग में मार्किंग की बात कही गई है। अब ऐसी जगहों पर मार्किंग कर दी जाएगी जहां जहाज पहले से डूब गए हैं। इससे नेविगेशन के लिए एक सेफ रूट हमें मिल सकेगा। नेविगेशन से जुड़ी एड्स में वे सभी चीजें आती हैं जो जहाजों को सुरक्षित यात्रा करने में मदद करती हैं, जैसे लाइट हाउस, लाइट शिप्स, रेडियो, फॉग सिग्नल, बुआई आदि। आपने कई मूवीज में समुद्र तटों के पास लाइट हाउस देखा होगा। एक बड़े खंभे पर बने ये लाइट हाउस समुद्रों में जहाजों को नेविगेट करने में मदद करते हैं। भारत में फिलहाल इन लाइट हाउस और लाइट शिप्स का एडमिनिस्ट्रेशन लाइट हाउस एक्ट 1927 के जरिए ही होता रहा है। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नई दिल्ली में ऊतकों के भंडारण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के ऊतक बैंक या बायो मटेरियल सेंटर की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम के तहत की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में ये जानकारी दी। इसी कार्यक्रम के तहत राज्यों को बायो मटेरियल सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य प्रावधान भी किए गए हैं। नई अंग प्रत्यारोपण या पुनर्प्राप्ति सुविधाओं की स्थापना और मौजूदा अंग प्रत्यारोपण सुविधा को बेहतर करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके तहत सर्जन, चिकित्सक सहित प्रत्यारोपण विशेषज्ञों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। इसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को प्रत्यारोपण के बाद दवाएं देने का भी प्रावधान है। सरकार के मुताबिक अब तक क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन चेन्नई में एक क्षेत्रीय बायोमटेरियल सेंटर स्थापित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन 5 क्षेत्रीय और 14 राज्य स्तरीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन स्थापित किए जा चुके हैं। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में जगह बनाने को लेकर बीता हफ्ता भारत के लिए बेहद अहम रहा। तेलंगाना के रामप्पा मंदिर के बाद गुजरात के धौलावीरा शहर को विश्व विरासत स्थल का दर्जा हासिल हुआ। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 44वें अधिवेशन में यह फैसला लिया गया। इस सूची में सबसे आखिर में शामिल होने के साथ ही धौलावीरा भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। इसके साथ ही भारत विश्व धरोहरों की यूनेस्को सूची में सुपर 40 क्लब में शामिल हो गया है। भारत के अलावा चीन, जर्मनी, इटली, स्पेन और फ्रांस में 40 या इससे ज्यादा विश्व धरोहर स्थल हैं। धौलावीरा इस सूची में शामिल होने वाला गुजरात का चौथा स्थल है। इससे पहले ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद, पाटन में रानी की वाव और पावागढ़ी के पास चंपानेर को इस सूची में शामिल किया जा चुका है, जबकि धौलावीरा इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली सिंधु घाटी सभ्यता की पहली इंडियन साइट है।
इसके साथ ही भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व धरोहर स्थलों में 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल हो गए। आपको बता दें कि धौलावीरा का प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में एक पुरातात्विक स्थल है। यह कच्छ के ग्रेटर रन में कच्छ रेगिस्तान वन्य जीव अभयारण्य में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो, गनवेरीवाला और हड़प्पा तथा भारत के हरियाणा में राखी गढ़ी के बाद धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा महानगर है। इस साल अर्थ ओवरशूट डे फिर से 29 जुलाई को मनाया गया। इससे पहले यह मौका साल 2019 में आया जब 29 जुलाई को ही यह दिवस मनाया गया हो। आपको बता दें कि दूसरे किसी खास दिवस की तरह अर्थ ओवरशूट डे हर साल किसी एक तारीख को नहीं मनाया जाता। इसकी तारीख अमूमन बदलती रहती है। ऐसा क्यों है? दरअसल अर्थ ओवरशूट डे एक खास तरह की कैलकुलेशन के बाद निकाला जाता है। एक खास साल में जब इंसानों की प्राकृतिक वस्तुओं और सेवाओं की मांग उनकी आपूर्ति से ज्यादा हो जाती है तो उसे अर्थ ओवरशूट कहते हैं, और जिस दिन यह मांग उस सीमा को क्रॉस कर जाती है उसे अर्थ ओवरशूट डे कहा जाता है। यहाँ प्रकृति की उन वस्तुओं और सेवाओं की बात हो रही है जो पृथ्वी एक साल में रीजेनरेट कर सकती है। अगर पूरे साल के दौरान कार्बन उत्सर्जन कम होता है या जंगल कम काटे जाते हैं तो 2 सालों के बीच अर्थ ओवरशूट डे की अवधि बढ़ जाती है। इसी तरह कार्बन उत्सर्जन अगर बढ़ जाता है और जंगलों को भी काटा जाता है तो अर्थ ओवरशूट डे की अवधि कम हो जाती है। जैसे साल 2019 में यह दिवस 29 जुलाई को मनाया गया, जबकि 2020 में 22 अगस्त को। इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना के चलते लॉकडाउन को बताया गया। लॉकडाउन के कारण वाहनों का कम आना जाना हुआ, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम रहा। वहीं इस साल यह दिवस 29 जुलाई पर आ पहुंचा। साल 2020 में ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट में 6.6% का इजाफा देखा गया। साथ ही अमेजन वनों को भी बड़े पैमाने पर काटा गया है। इन दोनों वजहों से 2020 और 21 के अर्थ ओवरशूट डे के बीच की अवधि कम हो गई है। आपको बता दें कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क अर्थ ओवरशूट डे का आयोजन और इसका कैलकुलेशन दोनों करता है। सरकार की तमाम योजनाओं और कोशिशों के बावजूद गंगा नदी में प्रदूषण नहीं थम रहा। एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि गंगा नदी में माइक्रो प्लास्टिक का स्तर बढ़ता जा रहा है। टॉक्सिक लिंक नाम के एक संगठन ने बताया है कि गंगा में वाराणसी, हरिद्वार और कानपुर के पास इस तरह का प्रदूषण बेहद ज्यादा है। आलम यह है कि दुनिया के किसी भी बड़ी नदी से अगर तुलना की जाए तो गंगा में माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन सबसे ज्यादा है। माइक्रोप्लास्टिक से जीवों को तो खतरा है ही, लेकिन इंसानों को भी इनसे कुछ कम खतरा नहीं है। इस तरह के प्लास्टिक से मोलस्क और मछलियों की मौत तक हो सकती है, जबकि इंसानों के लिए ये केमिकल पॉइजनिंग का काम कर सकते हैं। लेकिन आम प्लास्टिक प्रदूषण से माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण किस तरह से अलग है? दरअसल माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका साइज 5 मिलीमीटर से भी कम होता है। जाहिर है कि इतने छोटे आकार की किसी वस्तु को देखना आसान नहीं है। ऐसे में लोगों को यह पता नहीं रहता कि वे हर रोज माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में आते हैं। आज के समय में समुद्री जल में सबसे ज्यादा प्रदूषण माइक्रोप्लास्टिक की वजह से ही हो रहा है। इसकी कुछ वजहें हैं, जैसे उद्योगों से निकलने वाला कचरा जो सीधा नदियों के रास्ते समुद्र में गिरता है, इनका बहुत छोटा आकार और ज्यादातर उत्पादों में इनका इस्तेमाल जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल में लेते हैं। जी हाँ, हम आम जीवन में सेहत और सुंदरता से जुड़े जिन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी इनका यूज होता है, जैसे क्लींजर्स और टूथपेस्ट। इन उत्पादों में कभी कभी और भी छोटे आकार के प्लास्टिक का उपयोग होता है जिन्हें माइक्रो बीड्स कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक कपड़ों में माइक्रो फाइबर के तौर पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा सोलर रेडिएशन की वजह से भी समुद्र या नदी आदि में मौजूद प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इससे भी माइक्रो प्लास्टिक बनता है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में भी बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने के चलते यहां कुछ ही घंटों में भारी बारिश हुई और चिनाब नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। अमरनाथ में भी बादल फटने की घटना का पता चला है, हालांकि यहां कोई हताहत नहीं हुआ। अब हम बादल फटने की पूरे प्रोसेस को समझेंगे और जानेंगे कि क्या यह घटना वैसे ही होती है जिस तरह हम इसे जानते हैं। सबसे पहली बात यह कि जिस घटना को बादल फटना कहा जाता है उसमें बादल नहीं फटते। दरअसल आकार में काफी बड़े और घने बादल एक छोटी जगह में मिल जाते हैं तो इससे कुछ मिनटों में ही बहुत भारी बारिश हो जाती है। ऐसे में हमें यह लगता है कि किसी जगह पर बादल फटे हैं। जानकारों की भाषा में अगर किसी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है तो उसे बादल फटना कहा जाएगा। आपको बता दें कि भारत सहित दुनिया के दूसरे हिस्सों में बादल फटने जैसी घटनाएं
ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती हैं। लेकिन पहाड़ी इलाकों में ही क्यों, अब इसे समझते हैं। पहले आपको ये बता दें कि जब आर्द्रता यानी नमी से भारी हवाएं पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर की ओर जाती हैं तो बारिश करती हैं, क्योंकि ढाल के सहारे ये हवाएं जैसे ही एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचती हैं तो सैचुरेशन शुरू हो जाता है। इसके बाद कंडेंसेशन होता है, यानी वाष्प जल की बूंदों में बदलने लगती है और बारिश होती है। इसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। पर्वतीय इलाकों में क्षेत्र काफी संकरा होता है और इस कम क्षेत्र में ही अगर क्षमता से अधिक बादल आ जाते हैं तो कंडेंसेशन काफी बढ़ जाता है। इसके पीछे यह भी वजह है कि गर्म और आर्द्र वायु ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती रहती है। इस दौरान अगर हल्की हल्की बारिश नहीं होती है तो बादलों में जल की नई और भारी बूंदें बनने लगती हैं। जैसे ही बादलों में कंडेंसेशन यानी संघनन उनकी क्षमता से अधिक हो जाता है तो बहुत ही कम समय में भारी बारिश होती है। चूंकि एरिया काफी कम होता है और ढाल तेज होती है, इसलिए निचले इलाकों में बाढ़ आ जाती है। यूएन ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन में भारत के स्कोर में खासा सुधार देखा गया है। यूएन एस्केप के इस हालिया सर्वे में भारत का स्कोर 90.32% रहा। इस हिसाब से भारत ने काफी लंबी छलांग लगाई है, क्योंकि 2019 में यह स्कोर महज 78.49% था। इस सर्वे में 143 देशों की इकोनॉमीज का मूल्यांकन किया गया है। सर्वे में दिखाया गया है कि भारत सभी 5 इंडिकेटर्स पर खरा उतरा है। ये 5 इंडिकेटर्स हैं: ट्रांसपेरेंसी, फॉर्मेलिटीज, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन, पेपरलेस ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड। इन सभी इंडिकेटर्स में भारत ने 2019 के मुकाबले काफी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। सर्वे बताता है कि अगर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम एशिया या एशिया पैसिफिक रीजन से तुलना करें तो भारत का प्रदर्शन काफी बेहतर है। यही नहीं, फ्रांस, यूके, कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड से भी भारत आगे है। आपको बता दें कि यूएन एस्केप हर 2 सालों में यह सर्वे करता है। इसमें 58 ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स पर आकलन किया जाता है। यहाँ जिन ट्रेड मेजर्स की बात हो रही है वे सभी WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट में शामिल हैं। WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को 2017 में लागू किया गया था। इस एग्रीमेंट का मुख्य उद्देश्य व्यापार की लागत को कम करना है। एक अनुमान के मुताबिक अगर TFA को पूरी तरह लागू कर दिया जाए तो ग्लोबल ट्रेड कॉस्ट को औसतन 14% तक कम किया जा सकता है। वहीं ग्लोबल ट्रेड में हर साल करीब $1 ट्रिलियन का इजाफा भी देखा जा सकता है। न्यूज में चूंकि यूएन एस्केप का जिक्र हुआ है, इसलिए इस संस्था के बारे में भी हम जानते हैं। UNESCAP का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक क्षेत्रीय इकाई के तौर पर काम करता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों में समावेशी विकास को बढ़ावा देना इस संगठन का उद्देश्य है। इसका मुख्यालय बैंकॉक में है। चीन, बांग्लादेश, भूटान, जापान, थाईलैंड जैसे देशों के साथ भारत भी इसका सदस्य है। आइए अब जल्दी से डालते हैं नजर आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर। तो इस बुलेटिन से जुड़े 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह योजना वर्तमान में विनिर्माण क्षेत्र के कुल 5 क्षेत्रकों के लिए ही लागू है। दूसरा कथन, योजना के तहत कंपनियों को कुल घरेलू उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। दूसरा प्रश्न, विश्व धरोहर स्थल सूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कथन है, यूनेस्को की इस सूची में किसी भी देश से 1 वर्ष में केवल एक ही धरोहर स्थल का चुनाव होता है। दूसरा कथन, इस सूची में भारत की तरफ से 40 धरोहर स्थल शामिल हैं। तीसरा कथन, धौलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न, अर्थ ओवरशूट डे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है, यदि किन्हीं 2 वर्षों के बीच की अवधि में कार्बन उत्सर्जन बढ़ता है तो उन वर्षों के अर्थ ओवरशूट डे के आयोजन की अवधि भी बढ़ जाती है। दूसरा कथन, यदि किन्हीं 2 वर्षों के बीच की अवधि में कार्बन उत्सर्जन घटता है तो उन वर्षों के अर्थ ओवरशूट डे के आयोजन की अवधि भी कम हो जाती है। तीसरा कथन, कार्बन उत्सर्जन से अर्थ ओवरशूट डे का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। चौथा कथन, ऐसी संभावना है कि अर्थ ओवरशूट डे
अलग अलग वर्षों में भिन्न तारीखों पर आयोजित हो। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण पर्वतीय वर्षा से संबंधित हैं? पहला, आर्द्र एवं गर्म वायु का ढाल के सहारे ऊपर की तरफ जाना। दूसरा, ऊपरी ढाल पर कम वर्षा। तीसरा, पवनाभिमुख ढाल पर संभावित वृष्टि छाया प्रदेश का बनना। चौथा, पवनामुखी ढाल पर कपासी बादलों की उपस्थिति। और पांचवा, पर्वतीय वर्षा में वर्षा प्रतिलोमन की स्थिति कभी नहीं बनती। निम्नलिखित कूट का उपयोग कर उत्तर दीजिए। ऑप्शन है केवल 1 और 3, केवल 1, 3 और 4, केवल 2, 3, 4 और 5, केवल 1, 3 और 5। पांचवा प्रश्न, जिला खनिज फाउंडेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जिला खनिज फाउंडेशन केंद्र सरकार द्वारा गठित सांविधिक निकाय होते हैं। दूसरा कथन, खनन कार्यों से प्रभावित लोगों के हित में कल्याणकारी कार्य करना इन निकायों का उद्देश्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो चलिए अब मैप सेक्शन पर नजर डालते हैं। हेलो व्यूअर्स, मैप सेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले बुलेटिन में हमने आपसे दक्षिण अफ्रीका के बारे में चर्चा करने के लिए कहा था। तो दक्षिण अफ्रीका इन दिनों चर्चा में है क्योंकि यहाँ के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जेकब जुमा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के चलते यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और हिंसा के मामले कई सारे दर्ज किए गए हैं। तो चलिए हम इस देश को मैप में देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका देश अफ्रीका के सबसे दक्षिणी हिस्से में मौजूद है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। यह देश दक्षिणी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध के हिस्से में मौजूद है। तो अगर दक्षिण अफ्रीका के सीमाई देशों की बात करें तो इसके उत्तर में बोत्सवाना मौजूद है, इसके उत्तर पश्चिम में नामीबिया स्थित है, उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक की अवस्थिति है, इसके पूर्व में इस्वातिनी मौजूद है और एक देश है लेसोथो। दक्षिण अफ्रीका इस देश को चारों ओर से घेरता है, यानी लेसोथो एक भू आबद्ध देश है, यानी लैंड लॉक्ड कंट्री, जो चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका की भू सीमा से घिरा हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर मौजूद है, वहीं इसके दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर की अवस्थिति है। अब अगर इसकी राजधानी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, जिसमें पहली राजधानी है प्रिटोरिया, जो यहाँ की एग्जीक्यूटिव राजधानी है। दूसरी राजधानी है केप टाउन, जो यहाँ की लेजिस्लेटिव राजधानी है। और तीसरी राजधानी है ब्लोएमफॉन्टेन, जो यहाँ की जुडिशियरी राजधानी है। अब अगर यहाँ की भौगोलिक स्थितियों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका का अधिकांश हिस्सा पठारी है, जिसमें एक बड़ा क्षेत्र ग्रेट कारू का है। ग्रेट कारू की विशेषता यह है कि यहाँ पर कई तरह की भौगोलिक अवस्थितियाँ, साथ ही कई तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यहाँ आप इस इमेज में इन्हें देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के अगर हम पश्चिमी हिस्से और उत्तर पश्चिमी हिस्से की बात करें तो यहाँ कालाहारी मरुस्थल मौजूद है। इस मरुस्थल का फैलाव नामीबिया और बोत्सवाना तक है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनमें ऑरेंज रिवर और लिम्पोपो रिवर शामिल है। जो ऑरेंज रिवर यानी ऑरेंज नदी है वह लेसोथो हाइट्स से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती हुई एक स्थान पर जाकर नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच सीमा बनाती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। इसी तरह जो दूसरी नदी है लिम्पोपो नदी, वह दक्षिण अफ्रीका से ही निकलती है और उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका के बीच में सीमा बनाती है और आगे जाकर जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका के बीच में सीमा बनाते हुए दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और जाकर हिंद महासागर में मिल जाती है। इस नदी की एक खास विशेषता यह भी है कि यह नदी यानी लिम्पोपो नदी जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटती है, तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें यहाँ की जलवायु के बारे में तो यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु का प्रभाव है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका तीनों तरफ से समुद्र से घिरा है या महासागर से घिरा है, इसलिए यहाँ पर महासागरीय जलवायु का भी प्रभाव है। इसी तरह यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता भी इसके दक्षिणी हिस्से में देखने को मिलती है। बात करें भूमध्य सागरीय जलवायु विशेषता यहाँ पर क्यों मौजूद है, तो इसका एक प्रमुख कारण सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होना है। जब सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, इसके चलते जो वायुदाब की पेटियां हैं वे भी उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकती रहती हैं। ऐसे में उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी के खिसकने की वजह से इस हिस्से में, दक्षिण अफ्रीका के हिस्से में चक्रवाती वर्षा
होती है, जिसकी वजह से भूमध्य सागरीय जलवायु की परिस्थितियां यहाँ पर बनती रहती हैं। अब हम बात करें कि भूमध्य सागरीय जलवायु का फैलाव कहाँ कहाँ है, तो भूमध्य सागरीय देशों के बीच में, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में, दक्षिण कैलिफोर्निया में, इसी तरह दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में चिली के अंतर्गत, दक्षिण अफ्रीका में तो है ही, इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की जलवायु की विशेषता देखने को मिलती है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषताओं में सर्दियों में अधिक वर्षा होना और रसदार फल यहाँ की विशेषताओं में शामिल होते हैं। रसदार फलों में जैसे नींबू, संतरा, अंगूर, जैतून, अंजीर, ये सब शामिल हैं। अब बात करते हैं इसकी कुछ और विशेषताओं के बारे में। तो इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में मध्य एशियाई स्टेपीज जलवायु का प्रभाव है। चूंकि ये जलवायु मध्य एशिया से संबंधित है, इसलिए इसे मध्य एशियाई स्टेपीज जलवायु कहते हैं। इस जलवायु की विशेषता यह भी है कि यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, और जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं इन्हें मध्य एशिया में स्टेपीज कहते हैं। इन्हें ही हंगरी में पुस्ताज कहते हैं। इसी तरह इन्हें अमेरिका में यानी उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं, दक्षिण अमेरिका में इन्हें पंपास कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के पास इन्हें वेल्ड कहते हैं। इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड में इन्हें कैंटरबरी कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम अगले मैप सेक्शन के लिए ट्यूनीशिया देश की। तो हाल ही में ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति ने वहां की संसद को भंग कर दिया है और वहां के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया है। तो आप कमेंट सेक्शन में ट्यूनीशिया के पूर्व में मौजूद एक द्वीपीय देश का नाम बताइए। आज के मैप सेक्शन में इतना ही, शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टियास के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स स्थापित करेगी। यह निर्णय देश में विश्व स्तर पर प्रतिभा पूल बनाने के लिए किया गया है। इसे IIT बॉम्बे के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान तथा सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान ने इन क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति का समर्थन करने के मकसद से VFX और एनिमेशन पर पाठ्यक्रमों की पेशकश की है। आपको बता दें कि भारत की 15 देशों के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधियां हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय महिला आयोग का 24/7 हेल्पलाइन नंबर 7827170170 लॉन्च किया है। यह हेल्पलाइन हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24/7 ऑनलाइन सहायता करने के प्राथमिक उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके अलावा यह हेल्पलाइन ऐसी महिलाओं को पुलिस, अस्पतालों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और मनोवैज्ञानिक सेवाओं आदि के उपयुक्त अधिकारियों से जोड़कर रेफरल के माध्यम से 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करेगी। इस हेल्पलाइन के जरिए महिला संबंधित सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी भी दी जाएगी। विजन पर अब तक के पहले प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने 193 सदस्य देशों से आह्वान किया है कि वे अपने प्रत्येक नागरिक की आंखों की देखभाल को सुनिश्चित करें। इस संकल्प का पालन करने से वर्ष 2030 तक लगभग 1.1 बिलियन लोगों की मदद करने के वैश्विक प्रयास में योगदान मिलेगा, जो दृष्टिहीनता से पीड़ित हैं और जिनकी आंखें काम नहीं कर रही हैं। बांग्लादेश, एंटीगुआ और आयरलैंड द्वारा प्रायोजित और 100 से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित विजन फॉर एवरीवन संकल्प को विश्व निकाय द्वारा सर्वसम्मति से अपनाया गया। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस साल इस दिवस की थीम हेपेटाइटिस कांट वेट रखी गई है। इस दिवस को मनाने के लिए 28 जुलाई को चुना गया है क्योंकि इस दिन नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग का जन्मदिन है। इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और इसके लिए क्लिनिकल टेस्ट और टीका भी विकसित किया था। भारतीय नौसेना जहाज तलवार अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है। इसका संचालन 26 जुलाई 2021 से
6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट पर किया जा रहा है। यह पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोजित एक वार्षिक समुद्री अभ्यास है। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। यह बिल दिवाला और दिवालियापन संहिता अध्यादेश 2021 का स्थान लेगा, जिसने 1 करोड़ रुपए तक के डिफॉल्ट वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दिवाला समाधान तंत्र के रूप में प्रीपैक पेश किया। इसमें संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदारों को नए तंत्र के अंतर्गत बकाया ऋण की समस्या का हल निकालने के लिए अपने 2/3 लेनदारों के अनुमोदन के साथ एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस यानी PIRP शुरू करने की अनुमति है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 में सूचना निगरानी, मूल्यांकन और सामाजिक लेखा परीक्षा यानी IMESA नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 से विभाग की सभी योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण किया जाना है। ये सामाजिक लेखा परीक्षा राज्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के माध्यम से की जाती है। सोशल ऑडिट में किसी गतिविधि या परियोजना के संभावित लाभान्वितों तथा अन्य सामाजिक पक्षों को संबंधित गतिविधि या परियोजना के नियोजन से लेकर क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन से जुड़ी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के 16 छात्रों द्वारा खोजे गए 8 क्षुद्रग्रहों को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय खोज सहयोग द्वारा प्रोविजनल स्टेटस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान खगोलशाला क्षुद्रग्रह खोज अभियान 2021 के तहत प्रदान किया गया है। गौरतलब है कि खगोलशाला क्षुद्रग्रह खोज अभियान या KASC जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों को क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह अभियान प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय, भारत सरकार और स्पेस फाउंडेशन की एक पहल है। भारत की प्रिया मलिक ने हंगरी में आयोजित विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने यह पदक महिलाओं के 73 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। इससे पहले प्रिया मलिक ने पुणे में खेलो इंडिया के 2019 संस्करण में भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा दिल्ली में आयोजित 17वें स्कूल खेलों में भी वे स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।